Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter Making of the Global World. बेटा इस चैप्टर में हमने काफी स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड वार का इफेक्ट। अब हम लास्ट जो हमारा वीडियो है उसमें फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो इकोनॉमिक कंडीशन दोबारा से बनी थी या रिबिल्ड हुई थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। इट्स ओके। तो अब हमारे पास आता है रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी का आफ्टर फिनिशिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के फिनिश होने के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन रीबिल्ड हुई थी। ओके। अब रीबिल्ड होने में कैसे कैसे काम किया था, पहले हम सेकेंड वर्ल्ड वार पे चलते हैं। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार world was divided into two block. First block allies और second Axis power. allies ग्रुप में हमारे पास था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन हमारे पास रसिया को कहेंगे, रसिया को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था अलाइज ग्रुप के साथ। एक्सिस पावर में नाजी जर्मनी, नेक्स्ट जापान एंड इटली। एक ब्लॉक में ये थे और एक ब्लॉक में ये कंट्री। इसके अंदर काफी हरासमेंट हुई थी। नियर अबाउट 60 मिलियंस लोगों की डेथ हो गई थी, जो उस टाइम की वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1/3 थी। 1/3 पॉपुलेशन डेथ उस टाइम में 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो चुकी थी और मिलियंस की संख्या में इंजरी हो गई थी। इट्स ओके। ये हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार से उस वर्ल्ड इकोनॉमी को रीबिल्ड कैसे किया गया, उस वर्ल्ड वार के समाप्त होने से फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये विनर हुए थे और ये डिफीट हुए थे, क्योंकि जापान का जो हमने स्टडी की है, जो हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटी जो जापान की थी उस पर बम्बारमेंट की थी अमेरिका ने, और अमेरिका यूएस ने उसके ऊपर अटैक करने के बाद जापान ने सरेंडर किया था और उसके बाद में ये युद्ध फिनिश हो गया था। इट्स ओके। ये हमारे पास जापान का जो बम्बारमेंट थी वो 6 अगस्त और 9 अगस्त थी। ये दोनों ही घटना उस टाइम की थी और इसके जस्ट बाद सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार के और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमने इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा है। इट मींस ग्रेट डिप्रेशन को देखा है। अभी लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। अब उस ग्रेट डिप्रेशन से या थर्ड वर्ल्ड वार से अपने आप को सेपरेट करने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए दुनिया के सभी लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में क्या सेटलमेंट किया? पोस्ट वार सेटलमेंट। उसमें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाए थे। उसमें एक पॉइंट पे डिस्कस हुआ था। फर्स्ट पॉइंट उनके पास था कि जब तक हाई और स्टेबल इनकम नहीं होगी, हाई एंड स्टेबल इनकम, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मास प्रोडक्टिविटी हो गई थी। मास प्रोडक्टिविटी जो हेनरी फोर्ड ने की थी, और मास प्रोडक्टिविटी करने के जस्ट बाद हमने देखा कि उनकी कंडीशन काफी स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन जैसे ही मास प्रोडक्टिविटी होने के बाद उसका कंजप्शन ओवरफ्लो प्रोडक्ट हो गया था और उसका कंजप्शन नहीं हुआ, तो ये सारे लोग इफेक्ट हुए और इफेक्ट होने से ग्रेट डिप्रेशन आया। उसकी स्टडी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन, मास प्रोडक्शन से हम डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। हम कब निकलेंगे ग्रेट डिप्रेशन से, या ये कहें कि हमारे पास जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो उसके लिए हाई और स्टेबल इनकम होनी जरूरी है।
सेकंड पॉइंट पे डिस्कस किया था कि हमारा जो इंटरलिंक है दूसरी कंट्री से, जो हमारी कनेक्टिविटी है, इंटरलिंक टू अदर कंट्री, वी कैन नॉट सक्सेस विदाउट इंटरफेयर ऑफ ए गवर्नमेंट। यानी कि हम दूसरी कंट्री से जो कनेक्शन हमारा है, ग्लोबलाइजेशन को कहें या हमारा इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई का कहें, या फिर ये कहें कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का हम एमएनसीज लगाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी सेट करेंगे, तो वहां पे भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ेगी। और वो मनी, वो इन्वेस्टमेंट अगर पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्टर्ब होगी, इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टर्ब होगी, तो वो कंपनी शट डाउन होगी। कंपनी में जो एम्प्लॉयर हैं वो बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं, वो सारे डिसमिस हो जाएंगे, इट मीन्स उनकी जॉब चली जाएगी। अगर वो इंडस्ट्रीज वो एक पर्टिकुलर एक आदमी की ना होकर के गवर्नमेंट की अगर होती, तो गवर्नमेंट उसको इस कंडीशन में पहुंचने से सिक्योर कर लेता है, यानी कि बचा लेता है। इट्स ओके। इसलिए वहां पे इंटरलिंक, अगर इंटरनेशनल मार्केट से जो प्रोडक्टिविटी यानी कि कंजप्शन होना है, उस कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए किसकी हेल्प चाहिए? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे तो हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। और इसी पर्पज को पूरा करने के लिए उन्होंने जुलाई 1944 में उन्होंने हैम्पशायर जगह, जो न्यू हैम्पशायर यानी कि जो ब्रिटेन में पड़ती है, सॉरी अमेरिका में है, यूएसए में, वहां पे जुलाई 1944 में एक मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग बुलाने के बाद वहां यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी और दूसरा था फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, और इसी से निकला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस से निकला है वर्ल्ड बैंक। ओके, इन दोनों को ही दो इंस्टीट्यूशन बनाए थे, IMF और वर्ल्ड बैंक। इनका काम क्या था? इनका काम था कि जिसके पास सरप्लस करेंसी होती है, एनीबॉडी कैन डिपॉजिट इन दिस इंस्टीट्यूशंस एंड दे कैन टेक इट विद देयर रिक्वायरमेंट। अगर लोन लेना, हमारे पास सरप्लस अमाउंट होता है, हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, और जब हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर पैसे की जरूरत होती है तो लोन ले लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ये वर्ल्ड लेवल पे दो एक इंस्टीट्यूशन बने थे, जिसको ट्विंस, बर्टन वुड्स की ट्विंस कहा जाता है, यानी कि जुड़वा संतान कहा जा सकता है, दोनों एक ही काम करने वाले थे। इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था वो अमेरिका का, यूएस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया था, इसलिए यूएस के पास वीटो पावर थी, सबसे ज्यादा पावर उसी के पास है आज भी और उस टाइम पे भी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा, इसके अंदर क्या क्या था। इसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड किया। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? यानी कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है और हमारी करेंसी वो रुपीज है। अब डॉलर और रुपीज की जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है, इसलिए उस टाइम पे जब ये वर्ल्ड बैंक पे और IMF बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब सेट किया था, उस टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट डिसाइड किया था। उस फिक्स एक्सचेंज रेट में 35 ऑन्स जो गोल्ड था उसके लिए $1 डिसाइड किया था, और $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज ये फिक्स किया था, यानी कि हमारी करेंसी के साथ, और उस डॉलर को गोल्ड के साथ ही फिक्स कर दिया गया। जैसे जैसे गोल्ड की कीमत वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, और हमारी रुपीज की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाती है।
इट्स ओके। देखिए जब हमारे पास वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि आफ्टर फिनिशिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी जो सिचुएशन थी, हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी वो $1 के बराबर 3 रुपए होते थे, और आज हमारे पास $1 के बराबर 72-75 अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट हमें पे करना होता है। तो हमारे रुपीज की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। क्यों? जब तक गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तब तक हमारे रुपीज की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टडी हम करेंगे बेटा अर्ली पोस्ट वार ईयर। पोस्ट वार के बाद में यानी कि जब वार फिनिश हो गया उससे आगे का क्या घटना होती है, उसके बाद में ब्रिटेन वुड्स बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाए, ब्रिटेन वुड्स में IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया। तो आफ्टर सेटिंग द IMF एंड वर्ल्ड वार आवर इकोनॉमिक कंडीशन वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड डेवलपिंग कंट्री जो ये डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, उसके साथ फाइट कर रहे थे, हर पॉइंट्स पे उसके साथ कंपटीशन में उसको डिफीट करने के लिए उसके पास से कंपटीशन था। ये हमारे पास अर्ली पोस्ट वार ईयर्स का टाइम है। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। कॉलोनाइजेशन इट मीन्स जो हमारा जो इंडिया था वो कॉलोनी बना हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, और उसके बाद में बहुत सारी कंट्री न्यू इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक वैसे ही फ्रांसीसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को कैप्चर कर रखा था। कहीं फ्रांसीसी थे, कहीं डेनमार्क थे, कहीं पुर्तगीज थे, आदि जो यूरोपियन कंट्री थे दूसरी कंट्री को कैप्चर में किए हुए। After finishing their power, they was not agree for relieve their natural resources, कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे थे। अगर हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना डोमिनेट करेगी। ऐसा दूसरी कंट्री के ऊपर उनका डोमिनेट था जो उन्होंने कॉलोनी बनाया हुआ था। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो IMF और वर्ल्ड बैंक बना था, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने किसी भी पॉइंट से जो डेवलपिंग कंट्री थी, पुअर कंट्री थी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया। पॉवर्टी बेस पे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, पुअर कैंडिडेट को या पुअर कंट्री को सपोर्ट नहीं किया, केवल डेवलप्ड कंट्री को ही सपोर्ट किया। उस टाइम पे USA और जापान इनसे लोन लेकर के अपनी कंडीशन को काफी स्ट्रॉन्ग बना ली थी। अब उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इन्होंने जब IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिली तो जो डेवलपिंग कंट्री थी यानी कि अनडेवलप्ड कंट्री थी, जो पॉवर्टी को स्ट्रगल करने वाली थी, पुअर कैंडिडेट थे, उस पुअर कैंडिडेट ने क्या किया, उन्होंने 1950 और 60 के डिकेड में उन्होंने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम दिया 77। ग्रुप क्या था? ग्रुप 77 में क्या था? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में उन्होंने डिमांड रखी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारी डिमांड हो, हमारी कंट्री के अंदर दूसरे का डोमिनेट ना हो। दूसरा, अमेरिका जैसी कंट्री थी, वो इंडिया, चाइना या दूसरी जो हमारी जैसी जो कंट्री थी डेवलपिंग कंट्री, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका लो रेट पे रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो ये G77 जो ग्रुप बना था उसमें उन्होंने डिमांड रखी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारा डोमिनेट हो, यानी कि हम उसका सोर्स से इनकम लें, और उसके बाद में हमारा एक्सप्लोटेशन ना हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई हो। यानी कि उसके लिए वो अलाउ नहीं करते थे। जैसे इंडिया का जो क्लॉथ्स था या कपड़ा था या दूसरे प्रोडक्ट था, वो अमेरिका में जाता तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ज्यादा लेते और उनका हमारे पास आता तो वो कम देते। इस प्रकार का जो कंपेरिजन था वो उसमें जो डिफरेंसेस था उसमें उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको क्या नाम दिया? ग्रुप 77। क्या था? ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। इट्स ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स। बहुत सारी कंट्री जैसे जापान था, ये हमारी
नेबर कंट्री है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्री डेवलप हो चुकी थी जो पहले इनसे ब्रिटेन का जो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के, अब में वो जो कंट्री थी वो यूएस की जो करेंसी थी जिनके साथ फिक्स्ड रेट रखा था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, अब वो उसका अपोज करने लगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, यानी कि यहाँ पे वो फ्लोटिंग हो गई। अब वो उस ढंग से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में वो चेंज हो गया, उस ढंग से वो उसकी वैल्यू की कोई भी मानने के लिए उतनी वैल्यू उसके पास मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो सबसे टॉप पे थी, उसकी करेंसी सबसे हाई वैल्यू रखते थे। अब लोगों ने उसका अपोज कर दिया और उसके बाद में धीरे धीरे करके ब्रिटेन वुड्स की जो कंडीशन शुरू में लागू की थी उसका एंड हो गया। अब बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होगी, क्योंकि हमारे पास जो चाइनीज हैं या इंडिया है उसके अंदर पॉपुलेशन काफ़ी हैवी पॉपुलेशन है। हाई पॉपुलेशन होने से जो वर्कर हैं वो लो रेट पे, लो वेजेस पे काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका एंड ब्रिटेन, रसिया, ये जो रसिया भी उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में तैयार कर चुका था, जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर बेस पे जो बैकवर्ड कंट्री थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करके ही अब रसिया भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुके थे। तो उस रशिया के अंदर जब पार्टीशन हो गया था, यानी कि उसके कई पार्ट बट गए थे और यूरोपियन कंट्री पे उसका डोमिनेट कम हो गया था, उसके बाद में कुछ ही कंट्री ने हमारे इंडिया और चाइना में इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद में वो वही इन्वेस्टमेंट कर रही थी जहां रॉ मटेरियल लो रेट पे मिले और उसका इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। इसी वजह से उन्होंने हमारे इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया। आज अपनी मार्केट में आप चाइनीज सामान को काफी देख सकते हैं। ये चाइनीज सामान आपको इंडिकेट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बेस पे हो, चाहे वो ट्रेड बेस पे हो, चाहे वो पीपल के माइग्रेशन बेस पे हो। तो इश्यू को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। इट्स ओके।